बिजनेस किंग की ड्रामा क्वीन बीवी। चैप्टर 2। दुल्हन हुई 9-2-11। अब तक आपने पढ़ा। अब कमरे में सिर्फ नव्या दुल्हन के लिबास में रेडी होकर बैठी होती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो मन में ही सोचती है, क्यों न मैं ऊपर के कमरे में जाकर अपने दूल्हे निखिल को देख कर आऊँ। आज तो वो भी दूल्हे के ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहा होगा। वैसे भी शादी को 2 घंटे बाकी हैं। मैं इतना वेट नहीं कर सकती। आखिर सबसे पहले तो मुझे ही हक बनता है अपने दूल्हे को देखने का। यही सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो वैसे ही दुल्हन के जोड़े में कमरे से बाहर निकल जाती है। अब आगे नव्या अपना हेवी लहंगा उठाकर रूम से बाहर निकलकर जैसे ही निखिल के रूम की तरफ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसे उसके रूम में कोई नहीं मिलता है। हमारी नव्या बेचारी मन में ही, शायद फिर से स्टडी रूम में बैठा होगा मेरा दूल्हा। सुबह से इतने कांड पर कांड हो रहे हैं और मेरे दूल्हे को कोई पता ही नहीं। शादी के दिन भी क्या पढ़ने की सूझी है जो स्टडी रूम में बैठकर कुछ न कुछ पढ़ रहा होगा। फिर क्या हमारी नव्या निकल पड़ी स्टडी रूम की तरफ। अरे इन सब के बीच में आपको हमारी नव्या के बारे में एक ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गई। वो क्या है ना, हमारी नव्या के अंदर बचपन से ही एक अनोखी पावर है। नव्या जिस किसी भी इंसान को टच करती है वो सामने वाले की मन की बात सुन सकती है। अरे डरो नहीं, वो कोई एलियन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लड़की है। बस सामने वाले की मन की बात सुनने के अलावा उसके अंदर कोई और सुपर पावर नहीं है। कहते हैं हर पावर की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी होती है, लेकिन हमारी नव्या की किस्मत में उसकी मन की बात सुनने से उसके लिए हर बार बुरा ही हुआ है। अब आप ही सोच रहे होंगे वो कैसे, मैं बताती हूँ। नव्या जब भी किसी को टच करती थी तो ज़्यादातर उसे खुद की बुराई ही सुनने को मिलती थी। कभी कोई कहता, अरे अमीर है तो कितनी इतराती है, इसके बाल इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं, मेरा मन करता है च्युइंगम से पूरे बाल खराब कर दूँ, और भी बहुत कुछ। बेचारी हमारी नव्या दूसरे की मन की बात सुनकर इतना खुद का मूड खराब करती। तब से वो इतनी डर गई थी कि उसके बाद से उसने कभी किसी को गलती से भी टच नहीं किया। हमेशा वो लोगों से दूरी बनाकर ही रहती थी। यही नहीं, उसने आज तक कभी निखिल का भी हाथ नहीं पकड़ा। वो सोचती कि अब शादी के बाद ही उसको टच करेगी। बेचारी को क्या पता उसे जल्दी ही उसके इस पावर का पहली बार कुछ फ़ायदा भी होने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। नव्या जैसे ही खुश होकर स्टडी रूम के बाहर पहुंचती है, वो धीरे से दरवाज़ा ओपन कर थोड़ा अंदर जाती है तो उसे सामने खिड़की के पास एक हैंडसम सा लड़का उसकी साइड पीट करके किसी से कॉल पर बात करता नज़र आता है। ये लड़का और कोई नहीं, नव्या का दूल्हा निखिल ही था। नव्या ने जैसे ही उसकी बातों को सुना तो उसके पैरों के नीचे से मानो जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। फिर वो चुपचाप वहाँ से वैसे ही निकल जाती है। फिर पता नहीं हमारी नव्या के दिमाग में क्या आता है। वो फिर से स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक करती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर निखिल जल्दी से अपना फ़ोन रखकर पीछे देखता है। पहले तो वो हड़बड़ा जाता है, उसे नव्या के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो देखता है कि नव्या अभी ही आई है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। नव्या उसके पास जाकर सीधे उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर उसके मन की बात सुनने की कोशिश करती है तो जो बचा कुचा शक था वो भी दूर हो जाता है। अब नव्या ने क्या सुना ये तो आप सबको बाद में ही पता चलेगा। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आकर उससे थोड़ी नॉर्मल होकर पूछती है, निखिल मैं कैसी लग रही हूँ, और तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए। वही निखिल पहले तो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि आज पहली बार नव्या ने उसका हाथ जो पकड़ा था। निखिल जवाब देता है, हाँ मैं जा ही रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम है वो कर लूँ
और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नव्या जो सोचकर आई थी वैसा ही हो गया था, इसलिए वो कमरे से निकलने लगती है। निखिल उसको इतनी हड़बड़ी में जाता देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? नव्या को जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, इसीलिए बिना सोचे बोल देती है, वो मैं अपने गर्दन पर मेकअप करवाना तो भूल ही गई। वो क्या है ना, मैं बेस्ट लगना चाहती हूँ, मेरी पहली शादी जो है। और झूठी हंसी हंसने लगती है। निखिल उसे ऐसे देखता है जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और जाकर अपना काम करने लगता है। नव्या वहाँ से निकलकर ऐसे भागती है जैसे कोई भूत उसके पीछे पड़ा हो, और सामने से आते हुए एक वेटर से टकरा जाती है। वेटर के हाथ से पानी का जग नीचे गिर जाता है। सामने से आ रहा आदमी उस पानी से फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से गुलाब जामुन की प्लेट छूटकर नीचे फ्लोर पर खड़े एक टकले के सिर पर जाकर पड़ती है। चाशनी उस गंजे के सर से टपकती है। वो गुस्से में सामने रखे गमले को उस दिशा में फेंकता है तो वो गमला एक आदमी को लगता है। वो आदमी जैसे ही गिरने वाला होता है, बेचारा खुद को बचाने के लिए एक औरत को पकड़ लेता है। वो औरत गुस्से में उसको चाटा मार देती है। कुछ ही समय में उस घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे कोई जंग का मैदान हो। नव्या वहाँ से बचते बचाते अपने कमरे में पहुँचती है। वही सभी नौकर और चमन दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। चमन मन में ही सोचता है, लगता है नव्या बिटिया ने फिर से घर से भागने शुरू कर दिया है। फिर चमन एक गहरी सांस लेकर, मुझे जाकर देखना चाहिए। दूसरी तरफ नव्या अब मन ही मन कुछ फैसला कर चुकी थी। वो रूम से जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ज़रूरी सामान, क्रेडिट कार्ड्स और कैश रुपए रख बोलती है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। उसे आज बहुत रोना आ रहा था। जिस शादी के लिए वो हमेशा से सपना देखती थी, उसे आज उसी की शादी से भागना जो पड़ रहा था। फिर वो जैसे ही उसके कमरे की बालकनी में जाती है, खुद को देख खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, अरे नव्या, तू इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? इतना हैवी लहंगा पहनकर कैसे भागेगी? अगर किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा पहचानने में। और जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। फिर खुद के हाथों को देखती है, अरे इसमें तो मेरी मेहंदी आराम से किसी को भी दिख जाएगी। एक काम करती हूँ, मेरे दूल्हे के कपड़े किस दिन काम आएंगे। फिर दुपट्टा ओढ़कर भागकर निखिल के कमरे में जाकर जल्दी से एक फुल स्लीव टी शर्ट और एक ट्राउज़र निकाल लेती है। अचानक से उसके हाथ से एक फ़ाइल नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही उसका पहला पेज ओपन करती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो कांपते हाथों से फ़ाइल बंद करती है और उसको कपड़ों के बीच करके उसको भी उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है कि उसे एक 45 साल का आदमी दिख जाता है। वो उसे पहचान लेता है और पूछता है, अरे नव्या बेटा, आप ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही है? नव्या कहती है, अरे शर्मा अंकल, वो मुझे ये कपड़े पड़े दिख गए थे तो मैंने सोचा इनको उठाकर रख देती हूँ। वैसे बेटा, आपने अपना मुंह क्यों दुपट्टे से ढक रखा है? इतने में चमन आकर कहता है, वो क्या है ना, हमने ही नव्या बिटिया से कहा था कि उन्हें उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल लग रहा होगा तो वो बदल ले, अभी शादी को बहुत टाइम जो है। और मुंह ढक इसलिए कहा था कि जैसे अभी आप ही ने पूछ लिया, इसलिए सबके सवालों से बचने के लिए। फिर वो और चमन वहाँ से निकल नव्या के कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर नव्या वो फाइल अपने बैग में रख लेती है और जल्दी ही निखिल के कपड़े उसके ऊपर से पहन लेती है। नव्या इस समय उन ढीले ढाले कपड़ों में किसी जोकर से कम नहीं दिख रही थी। अब उसकी मेहंदी भी पूरी तरीके से छुप चुकी थी। उसने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर लिया था। वो जैसे ही बालकनी से कूदने वाली थी, चमन उसका हाथ पकड़ लेता है। नव्या चिढ़कर, छोड़ो मुझे उजड़ा चमन अंकल, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। इस पर चमन कहता है, पागल हो गई हो क्या जो यहाँ से कूद के भागना चाहती हो?
इतनी बड़ी हो गई हो, इतना तो कोई बच्चा भी जानता होगा कि यहाँ से कूदोगी तो घर से क्या दुनिया से भाग जाओगी। वैसे बड़े होने से याद आया, मैंने जो तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा जो किया है, मेरी सारी मेहनत ऐसे ही बर्बाद करोगे क्या। नव्या उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए, मतलब आपको मेरे भागने से कोई दिक्कत नहीं है। चमन नव्या की बातों का जवाब देते हुए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी में पहला काम अच्छा कर रही हो, उस नालायक लड़के से शादी नहीं करके, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जो तुम्हें उसमें भी रोकूं। कहकर नव्या का हाथ पकड़ उसे रूम में वापस ले आता है। फिर वो बेडशीट की रस्सी बनाकर उसे बालकनी में लटका देता है और कहता है, फिल्में नहीं देखती हो क्या तुम। नव्या उनकी बात समझकर खुशी से उनके गले लगकर कहती है, थैंक यू उजड़ा चमन अंकल, आप फिक्र मत करना, मैं उस कमीने को अच्छे से मज़ा चखाऊंगी। फिर जल्दी से अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर बैग में रख कर भागने लगती है। चमन गुस्से में कहता है, चमन है मेरा नाम, बार बार उजड़ा बोलना ज़रूरी नहीं है, और जब भी टाइम मिले मुझे कहीं से भी कॉल करती रहना। अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। फिर मन में ही, मुझे फ़िक्र तुम्हारी नहीं बाकी लोगों की है, भगवान बचाए उन्हें तुम्हारी नौटंकियों से। फिर नव्या उस बेडशीट की मदद से नीचे उतरकर वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती है। नव्या एक नज़र पीछे मुड़कर दुल्हन की तरह सजे हुए अपने घर को देखती है और खुद को देखकर कहती है, आज असली दुल्हन तो अलग ही अवतार में है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आज अपने ही घर से चोरों की तरह भागना पड़ेगा। ये सब मेरे दूल्हे निखिल की वजह से हुआ है। बहुत जल्द नव्या लौट कर आएगी, फिर मैं अपने उस कुत्ते जैसे दूल्हे की दुम सीधी करूँगी। एक बार मेरा काम हो जाए बस। फिर एक गहरी सांस लेकर भाग नव्या, इससे पहले मेरे दूल्हे को दुल्हन के गायब होने का पता चले। वो सबसे छुपते छुपाते पीछे के रास्ते से निकल जाती है। अपने विला के बाहर निकलते ही नव्या को सामने एक ऑटो नज़र आता है और वो उस ऑटो को रोककर उसमें बैठ वहाँ से निकल जाती है। क्या होगा जब निखिल को पता चलेगा कि उसकी दुल्हन भाग गई है, और कैसे मिलेंगे नव्या अपने हीरो से। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए और कहानी को सुनते रहिए।